हम लोग अभिनव मनुष्य पढ़ रहे थे और उसके 3 पैराग्राफ्स मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ और आने वाला जो पैराग्राफ था उसकी भी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आपको लास्ट पैराग्राफ में ही दे चुकी हूँ, क्योंकि एक लंबी कविता है और लंबी कविता में कुछ चीज़ें पिछली वाली के साथ ही जो पिछले पैराग्राफ का आपका अर्थ होगा वो अगले पैराग्राफ का आपका प्रसंग बन जाता है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ आज देखते हैं। 4th पैराग्राफ। शीश पर आदेश कर अवधार्य, शीश पर आदेश कर अवधार्य, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुष्य के कार्य, मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश, और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश, नव्य नर की मुष्टि में विकराल, हैं सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल। ये पैराग्राफ अगर आप देखेंगे तो मैं आपको लास्ट वीडियो में ही इसका अर्थ बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बताऊँगी क्योंकि वो एक कंटिन्यूएशन में पोयम चल रही है। फिर से यहाँ तक पढ़ती हूँ। शीश पर आदेश कर अवधार्य, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुष्य के कार्य, मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश, और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश, नव्य नर की मुष्टि में विकराल, हैं सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल। तो वो कह रहे हैं कि जो प्रकृति के सारे तत्व हैं, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि प्रकृति के जो सारे तत्व हैं, क्योंकि सेम चीज़ है इसमें भी, ठीक है, वही सरित गिरि सिंधु एक समान है और वही प्रकृति के सारे तत्व हैं। तो ये मैंने आपको बताया था कि जो प्रकृति के सारे तत्व हैं बेटा, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु, ये सब जो हैं ये मनुष्य के आदेश को सिर पर धारण करके उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। अवधार्य मतलब धारण करना। प्रकृति के सारे तत्व मनुष्य के आज्ञा का पालन करके अपने शीश पर उनको धारण करते हैं, मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश। वरुणेश मतलब, वरुण मतलब होता है सागर, तो जो वरुण, और वरुणेश मतलब वरुण धन ईश महासागर, तो जो भी महासागर हैं वो आज मनुष्य की आज्ञा को मानते हैं। जो भी महासागर हैं वो आज मनुष्य की आज्ञा को मानते हैं। है करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश। इसमें भी आप वही मोबाइल्स और वायरलेस का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि जो शब्द को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले आकाश है वो इस कार्य को बहुत ही आसानी से आज ये मीडिया के थ्रू, या आप जो जानते हैं कि जो वायरलेस कम्युनिकेशन, आजकल कम्युनिकेशन चल रहा है उसके थ्रू, तो विद वायर कम्युनिकेशन या वायरलेस कम्युनिकेशन, ये उसके बारे में बात हो रही है कि शब्द जो हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आकाश द्वारा पहुंचता है, और करता नव्य नर की सृष्टि में विकराल, है सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल। और जो दिक मतलब दिशा और काल मतलब समय, दिक मतलब दिशा और काल मतलब समय, कि आज मनुष्य की मुट्ठी में जो वर्तमान मानव है उसने अपनी मुट्ठी में आज दिक और काल को, समय को और दिशाओं को बांध लिया है। इसके आगे देखिए, यह मनुज, इसके आगे पैराग्राफ है, यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु, खोलकर अपना हृदय गिरी सिंधु भू आकाश, है सुना जिसको चुके निज गुह्यतम इतिहास। फिर से बता रहे हैं, फिर से पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु, खोलकर अपना हृदय गिरी सिंधु भू आकाश, है सुना जिसको चुके निज गुह्यतम इतिहास। फिर वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो कवि ये मान रहे हैं कि जो आज का मनुष्य है, जो आज का मनुष्य है वो यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, कि जो अभिनव मनुष्य है आज का
उसने कल्पनातीत वैज्ञानिक प्रगति कर ली है। कल्पना से परे मतलब इतना तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी अधिक वैज्ञानिक प्रगति जो है वो आज का मनुष्य कर पाएगा। तो यहाँ पर कवि इसी बात को कह रहे हैं कि मनुष्य ने इस पैराग्राफ में जो आप प्रसंग लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि आज मनुष्य ने कल्पनातीत, कल्पना से परे वैज्ञानिक प्रगति कर ली है और उसने प्रकृति के सब रहस्यों को आज जान लिया है। आज पृथ्वी पर जो मनुष्य जो है वो एक दुर्जेय व्यक्ति की तरह खड़ा हुआ है और आज पूरी पृथ्वी भी उसके लिए छोटी पड़ गई है और वो अन्य ग्रहों की ओर भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो मनुष्य क्या कह रहे हैं, तो मनुष्य तो वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि यह मनुष्य जिसका गगन में जा रहा है यान, कि आज वह मनुष्य जो है वो जो आज का अभिनव मनुष्य है, कौन सा मनुष्य है, जो आज का अभिनव मनुष्य है वो वैज्ञानिक प्रगति कर चुका है और वैज्ञानिक प्रगति करने में उसका वायुयान जो है वो आकाश में उड़ रहा है। कहाँ उड़ रहा है, आकाश में उड़ रहा है और कांपते जिसको के करों को देखकर परमाणु, कर मतलब हाथ, परमाणु मतलब एटम्स की बात यहाँ पर बेटा हो रही है कि जिसकी परमाणु जो परमाणु हैं आज वो भी उसकी उंगलियों के संकेत पर नाचते हैं और परमाणु शक्ति को नियंत्रित करने में आज उसने पूरी सफलता पाई है। आपको पता है कि आज से बहुत साल पहले द्वितीय विश्व युद्ध के समय ही नागासाकी और हिरोशिमा जो जापान के दो बड़े मुख्य शहर थे उस पर परमाणु बम का जो अटैक हुआ था, एटम बम का, उसकी जो उसका दुष्प्रभाव है वो आज भी वहाँ के लोग जो हैं वो झेल रहे हैं, नागासाकी और हिरोशिमा के। तो उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं पैराग्राफ का अर्थ लिखने के बाद कि इतनी अधिक मनुष्य ने आज वैज्ञानिक प्रगति कर ली है कि मनुष्य जो है केवल न उसका वायुयान आज आकाश में उड़ रहा है बल्कि परमाणु भी उसके संकेतों पर नाचते हैं। अर्थात जो परमाणु शक्ति है उसको नियंत्रित करने में मनुष्य को पूर्ण सफलता मिली है। ठीक है, खोल कर अपना हृदय गिरी सिंधु भू आकाश। हृदयगिरी मतलब होता है अपने हृदय के भाव। हृदयगिरी मतलब पहाड़ जैसा, हृदयगिरी मतलब पहाड़ और हृदय मतलब दिल। तो खोल कर अपना हृदय गिरी सिंधु भू आकाश है सुना जिसको चुके निज गुह्यतम इतिहास। गुह्यतम मतलब जो बहुत ही भीतर का है, बहुत ही गूढ़ इतिहास है। आज सिंधु भू और आकाश, सिंधु मतलब समुद्र, भू मतलब पृथ्वी, आकाश मतलब स्काई आपका आसमान, वो मनुष्य को अपने हृदय की बातें भी खोलकर आज बता चुके हैं। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको लिखने में बेटा इस प्रकार से, ये तो मैंने शाब्दिक अर्थ आपको बताया, आप लिखने में इसको इस प्रकार से लिखिएगा कि आज मनुष्य ने पृथ्वी, आकाश, समुद्र के गुह्यतम रहस्यों को जान लिया है और रहस्य के सारे पर्दे आज खुल गए हैं और उनको जीतने की जो आदत पड़ गई है उसको पूरा करने के लिए आज मनुष्य को किसकी आदत पड़ गई, आज मनुष्य को जीत की आदत पड़ गई है। वो आज केवल जीतना चाहता है और उस जीतने के रास्ते में उसको कोई अवरोध हो, कोई दुर्जय बाधा आ जाए, उन सब को वो पार करना चाहता है। उन जीतने के साधन में आज उनके रास्ते में जो भी प्रगति में अवरोध उत्पन्न होता है, कोई दुर्जय बाधा आती है, इस तरह की कोई भी बात होती है तो उसको वो रोकने की कोशिश करता है, हटाने की कोशिश करता है और कुछ नया सोचने, नया संघर्ष करने की अपनी बुद्धि को वो निरंतर बढ़ाता रहता है। आज का मनुष्य कैसा है कि वो इससे भाव क्या निकल करके आता है, इससे भाव ये निकल करके आता है कि जो आज का मनुष्य है वो अपनी कुछ नया सोचने और नया संघर्ष करने की बुद्धि के लिए निरंतर तत्पर रहता है और इन बाधाओं को जीतने में ही उसको अपना उत्कर्ष दिखाई देता है। ये जो सांसारिक बाधाएं उसके रास्ते पर हैं, इनको जीतने में ही उसको अपना उत्कर्ष दिखाई देता है। ठीक है, तो चलिए एक पैराग्राफ हम इसमें और पढ़ेंगे क्योंकि ये इसी के कंटिन्यूएशन में है और उसके बाद फिर नेक्स्ट टर्न पे। ठीक है, खुल गए पर्दे रहा अब क्या यहाँ अजय, किंतु नर को चाहिए नित विघ्न कुछ दुर्जय। खुल गए पर्दे
रहा अब क्या यहाँ अज्ञेय, अजय अज्ञेय, अज्ञेय शब्द है ये शब्द जो है ये अज्ञेय है। अज्ञेय जो कि ज्ञान नहीं था वो अज्ञेय, किंतु नर को चाहिए नित विघ्न कुछ दुर्जय, सोचने को और करने को नया संघर्ष, नव्य जय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष। ठीक है, देखिए खुल गए पर्दे, रहा अब क्या यहाँ अज्ञेय। अज्ञेय मतलब जिसके बारे में मनुष्य जो है वो नहीं जानता है, अज्ञेय मतलब न जानने योग्य। फिर इसके बाद दूसरा शब्द किंतु नर को चाहिए नित विघ्न कुछ दुर्जय। दुर्जय मतलब जिसे जीतना कठिन हो, दुर्जय मीन्स जिसे जीतना कठिन हो। सोचने को और करने को नया संघर्ष, नव्य जय का क्षेत्र, नव्य मतलब नवीन या नया, और पाने को नया उत्कर्ष। उत्कर्ष मीन्स उन्नति, उत्कर्ष मीन्स उन्नति। तो इस पैराग्राफ में मनुष्य ये रामधारी सिंह दिनकर जी मनुष्यों को बेटा ये बताना चाहते हैं, हम लोगों को ये बताना चाहते हैं। वैसे तो हम सबको ये बातें पता हैं पहले से, लेकिन हमारा ध्यान अक्सर करके इन बातों पर नहीं जाता है, हमारा ध्यान अक्सर करके इन बातों पर नहीं जाता है। तो वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो मनुष्य है वो आज निरंतर प्रगति के रास्ते पर चल रहा है। ठीक है, आज जो है निरंतर जो है वो प्रगति के रास्ते पर मनुष्य चल रहा है, और उसके रहस्य के खुल गए पर्दे, अब क्या रहा अज्ञेय, उसके रहस्य के सारे पर्दे आज खुल चुके हैं, और मनुष्य के लिए किंतु नर को कुछ भी जानना शेष नहीं रह गया है। मनुष्य के रहस्य के सारे पर्दे खुल गए हैं और उसके लिए कुछ भी जानना शेष नहीं रह गया है। किंतु नर को चाहिए नित विघ्न कुछ दुर्जय, लेकिन मनुष्य जो है वो क्या कर रहा है, वो इतने से संतोष नहीं कर पा रहा है। आज का जो मनुष्य है वो इतने से ही संतोष नहीं कर पाता है, और उसे कुछ नया हमेशा चाहिए, नया जानने के लिए चाहिए, नया सीखने के लिए चाहिए, नया करने के लिए चाहिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य हारना नहीं चाहता है और मनुष्य को जीतने की आदत पड़ गई है। आज के मनुष्य को जो ये सेकंड लाइन आपकी है ना, किंतु खुल गए पर्दे, रहा अब क्या यहाँ अज्ञेय, ये तो फर्स्ट लाइन है। सेकंड लाइन क्या है, किंतु नर को चाहिए नित विघ्न कुछ दुर्जय। तो इसका मतलब है कि मनुष्य जो है, जब आप देखिए हर तरीके से सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो आपको उतना मज़ा नहीं आता। आप चाहते हैं कि कुछ और नया हो, कुछ और। जब हम एक मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं तो हम अधिकतर वहाँ पर रुकते नहीं हैं। हम क्या चाहते हैं कि हमें कोई और नवीन चुनौती मिले, और उस नवीन चुनौती को पार करके हम फिर अपनी मंजिल में और ऊंचे रास्तों को तय करते जाएं। ये मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है बेटा, कि हम जितना हमारे पास होता है मनुष्य उतने पे हम उतने पे संतोष नहीं करते हैं, और हम उससे आगे और कुछ बेटर और कुछ बढ़िया करना चाहते हैं। तो वो यही यहाँ पर कह रहे हैं कि मनुष्य के आज भले ही दुनिया के संसार के रहस्य के सारे पर्दे खुल गए हों और उसके लिए कुछ भी जानना शेष ना बचा हो, लेकिन फिर भी उसको कुछ नया चाहिए, क्योंकि उसे जीतने की आदत पड़ गई है। उसे इतने में संतोष नहीं होता और वो कुछ नया पाना चाहता है, और उसको पूरा करने के लिए क्या है, सोचने को और करने को नया संघर्ष, नव्य जय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष। कि वो कुछ नया संघर्ष करने को, कुछ नया सोचने को, उसकी जो बुद्धि है, मनुष्य की जो बुद्धि है वो निरंतर कार्य करती रहती है। सोचने को और करने को नया संघर्ष, नव्य जय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष। तो इसका मतलब ये है कि मनुष्य, नव्य मतलब नवीन, नया, उत्कर्ष मतलब उन्नति, कि मनुष्य जो है वो सदैव कुछ नया करने के लिए, नया संघर्ष करने के लिए, नया सोचने के लिए, नया कुछ रचने के लिए निरंतर उसकी बुद्धि कार्य करती रहती है, तत्पर रहती है, और इन बाधाओं को जीतने में ही उसको अपनी उन्नति या उत्कर्ष दिखाई देता है। इन बाधाओं को ही जीतने में उसको अपनी उन्नति या संघर्ष दिखाई देता है। ठीक है, एक पैराग्राफ और देखेंगे हम यहाँ पर धरा सुपरीक्षिता
विशिष्ट स्वाद विहीन, यह पढ़ी पोथी न दे सकती प्रवेग नवीन। बहुत अच्छी लाइन कही गई है यहाँ पर, बहुत ही सुंदर लाइन। जितनी जो औद्योगिक प्रगति है हमारी, जो व्यावसायिक प्रगति है हमारी, जो शैक्षिक प्रगति है हमारी, या जो वैज्ञानिक प्रगति है हमारी, उसके बाद उन चीज़ों को गिनवाने के बाद, उन चीज़ों की गणना करने के बाद वो क्या कहते हैं, पर धरा सुपरीक्षिता विशिष्ट स्वाद विहीन, यह पढ़ी पोथी न दे सकती प्रवेग नवीन। एक लघु हस्त माता मलक, यह भूमि मंडल गोल, मानवों ने पढ़ लिए सपृष्ठ जिसके खोल। बहुत ही खूबसूरत, मेरा वन ऑफ द फेवरेट पैराग्राफ है ये पढ़ाने में, कि इसमें क्या हमको पता चलता है कि मनुष्य ने कितनी भी उन्नति क्यों ना कर ली हो, लेकिन क्या है, पर एक लघु यह पोथी पढ़ी न दे सकती प्रवेग नवीन। एक लघु हस्तामलक, यह भूमि मंडल गोल, मानवों ने पढ़ लिए सपृष्ठ जिसके खोल। तो इस पैराग्राफ का मतलब क्या है कि जो मनुष्य है वो भले ही बुद्धि के क्षेत्र में आगे बढ़ गया है, लेकिन उसकी जो भावना का स्तर है वो अभी तक वैसी प्रगति नहीं कर पाया है जैसी प्रगति की उससे अपेक्षा है। इसका मतलब क्या है, इस पैराग्राफ में कवि क्या कहना चाहते हैं कि आज मनुष्य भले ही बुद्धि के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन भावना के क्षेत्र में, दिल के क्षेत्र में, प्रेम करने के क्षेत्र में अभी तक वो वैसी प्रगति नहीं कर पाया है, और अभी तक मानव के बीच का जो व्यवधान है उसको तोड़ने में उसको सहायता नहीं मिल पाई है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। पर यह धरा सुपरीक्षिता, सुपरीक्षिता मतलब जिसकी उसने अच्छे से परीक्षा ले ली है, जिसकी उसने अच्छे से परीक्षित कर लिया है, उसको उसका एग्जामिन कर लिया है। विश्लिष्ट स्वाद विहीन, वो विश्लिष्ट है, अपने क्षेत्र में विशेष है, स्वाद विहीन। ये धरा जो है आज उसके लिए, ये मनुष्य, ये जो धरती है वो स्वाद विहीन हो गई है। क्यों? क्योंकि उसने आज उसके सारे स्वाद चख लिए हैं। हमको कोई भी खाना कितना भी पसंद क्यों ना आता हो, लेकिन जब हम उसको बार बार खाना चाहते हैं तो फिर हम उसको खाते हैं तो हम उससे बोर हो जाते हैं। तो आज ये जो संपूर्ण पृथ्वी है उसके लिए ये पृथ्वी एक पढ़ी हुई पुस्तक के समान बेस्वाद हो गई है। ठीक है, अभी पूरा बताऊंगी इसको, तो पहले शाब्दिक अर्थ बता रही हूँ। एक लघु हस्तामलक, हस्त धन अम्लक, इसका संक्षेप क्या है, हस्त धन अम्लक। हस्त मतलब होता है हाथ और अम्लक मतलब होता है आंवला। हस्त मतलब होता है आँख, हाथ, हस्त मतलब होता है हाथ, और आंवला। देखिए इसमें क्या मतलब है, एक लघु हस्तामलक, यह भूमि मंडल गोल, ये जो पूरी पृथ्वी है ये हाथ में रखे हुए एक आंवले की तरह है, जिसके मनुष्य ने, मानवों ने पढ़ लिए सपृष्ठ जिसके खोल, मानवों ने पढ़ लिए सपृष्ठ जिसके खोल, एक लघु हस्तामलक, यह भूमि मंडल गोल। कि ये जो पृथ्वी है पूरी, वो एक हाथ में रखे हुए आंवले की तरह है। जिस तरह से जब हम हाथ में एक आंवला आप रखते हैं तो उसको जब पास दूर से, तो जब आप ठेले पे आंवला देखते हैं या शॉप पे आंवला देखते हैं तो वो बहुत सुंदर सुंदर दिखाई देते, लेकिन जब आप उसको हाथ में रखते हैं आंवले को फ्रिज से निकाल के, या जब बाज़ार से आपके यहाँ सामान आता है तब आप कभी आंवले को हाथ में रख करके देखिएगा तो क्या होता है, उससे आपको सारी चीज़ें पता चलती हैं कि वो आंवला सही है कि नहीं, वो आंवला ख़राब तो नहीं हो रहा है, वो आंवले में कोई चकत्ता तो नहीं पड़ा है, वो आंवला कहीं से सड़ा गला तो नहीं है, क्या इसको खाया जा सकता है, इसका चटनी अचार बनाया जा सकता है। तो इसी आंवले को उदाहरण दे करके, आंवले का उदाहरण दे करके यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी अपनी बात रखते हैं। और वो क्या कहते हैं कि लेकिन खुल गए, उन्होंने बेल हुई स्कूल की, इसका मतलब मुझे आपको पढ़ाते हुए आधा घंटा से ऊपर हो गया है। ठीक है, सो वो क्या कह रहे हैं, पर यह धरा सुपरीक्षिता। तो आप पर से शुरू हुआ है अर्थ, तो आप परंतु से ही इसका अर्थ लिखेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर जी यहाँ कहते हैं कि परंतु ये जो पृथ्वी है हमारी आज उसके लिए पड़ी हुई एक पुस्तक जैसी बेस्वाद हो गई है, जो उसे नया रस नहीं दे पा रही है। लिख लीजिए इसको मेरे साथ में, क्योंकि अर्थ जो है जब आप लिखने, वैसे तो सरल है पोयम,
लेकिन जब आप बहुत सरल कविताओं का भी अर्थ लिखने बैठते हैं तो आपको कठिन लगती है। तो इसको देखिए वो क्या कह रहे हैं कि वो कवि कह रहे हैं यहाँ पर कि जो ये पृथ्वी है वो भले ही आज पढ़ी हुई पुस्तक के समान उसने भले ही पृथ्वी के सारे रहस्य जान लिए हैं, लेकिन वो पृथ्वी आज पढ़ी हुई पुस्तक के समान बेस्वाद लग रही है, उसे कोई नया रस इसमें नहीं मिल रहा है। और ये जो भूमंडल है वो आज उसके लिए ऐसा हो गया है जैसे कि हाथ पर रखा हुआ आंवला हो। ये भूमंडल आज उसके लिए ऐसा हो गया है जैसे कि हाथ पर रखा हुआ आंवला हो और जिसके बारे में हमें सब कुछ पता है। आज वास्तव में ये पृथ्वी एक ऐसी पोथी के रूप में है, एक ऐसी पुस्तक के रूप में है जिसके प्रत्येक पृष्ठ को पढ़ा जा चुका है। आज ये पृथ्वी किसके रूप में है? एक ऐसी पोथी या एक ऐसी पुस्तक के रूप में है जिसके प्रत्येक पृष्ठ को पढ़ा जा चुका है। जो मनुष्य की मनुष्य का जो ज्ञान है वो आज पूरी तरह से मनुष्य ने खोल करके रख दिया है। मतलब उसका ज्ञान अब इतनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुका है कि अब कोई भी विज्ञान का या औद्योगिक प्रगति का ऐसा क्षेत्र नहीं रह गया है जो मनुष्य के लिए करना बाकी हो। तो अब मनुष्य को क्या चाहिए? अब मनुष्य को वास्तव में ये चाहिए कि वो अब वैज्ञानिक प्रगति तो कर चुका, अब उस वैज्ञानिक प्रगति को करने के बाद मनुष्य जो उसकी अपनी मंजिल है, जो मनुष्य की अपनी मंजिल है, वो वहाँ तक जा भी पाता है कि नहीं, पहुँच भी पाता है कि नहीं, इस ओर मनुष्य का ध्यान लाने की अब आगे कविता में रामधारी सिंह दिनकर जी ने कोशिश की है। और इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि यहाँ तक आपका एक लय चला है पोएम का, और उसके बाद दूसरी बात वो कहेंगे कि जो वैज्ञानिक प्रगति है उसकी ओर तो मनुष्य का ध्यान वो ले ही जा रहे हैं और बौद्धिक प्रगति की ओर भी ले जा रहे हैं, लेकिन भावना के स्तर पर आज मनुष्य जहाँ का तहाँ खड़ा है। और एक्चुअली ये जो बुक है आपकी, मतलब आपकी बुक नहीं, जो कुरुक्षेत्र बुक है, जो इनकी श्रेष्ठ रचना कही जाती है, इसमें इन्होंने युद्ध की और शांति की समस्या पर विचार किया है। तो उसी का एक पार्ट आपको इस पोयम में एक्चुअली पढ़ाया जा रहा है। तो अब किस तरह से वो मनुष्य को वैज्ञानिक प्रगति, औद्योगिक प्रगति, आर्थिक उन्नति, शैक्षिक प्रगति से अलग हट करके भावनात्मक प्रगति, आध्यात्मिक प्रगति की ओर ले जाएंगे, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और यही कवि का मूल उद्देश्य भी है। इस कविता का मूल उद्देश्य यदि आपसे पूछा जाए, मान लीजिए आपसे 2-4 लाइन अंडरलाइन करके नेक्स्ट पैराग्राफ्स में पूछा जा सकता है कि कवि का मूल उद्देश्य क्या है, तो कवि का मूल उद्देश्य यहाँ पर यही है कि जिस तरह से आप इसको लिख भी सकते हैं पोयम में, यहाँ पर यहीं पर आप कंक्लूड करेंगे इस पैराग्राफ को, कि जिस तरह से मनुष्य ने वैज्ञानिक, औद्योगिक, आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक प्रगति कर ली है, आज रामधारी सिंह दिनकर जी उससे ये अपेक्षा रखते हैं कि उसी उच्च स्तर पर जा कर के वो भावनात्मक और आध्यात्मिक प्रगति भी करें, भावनात्मक और आध्यात्मिक प्रगति भी करें। बाकी चीज़ें आपको पता ही हैं, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है ये, मैंने आपको ऑलरेडी इसका वो बता दिया है, स्पेलिंग बता दी है। इसमें जो अलंकार है वो उपमा और रूपक, 2 अलंकार इसमें है, उपमा और रूपक। उपमा अलंकार है, एक रूपक बांधा है हमने आंवले को लेकर के, और इसकी चर्चा इन्होंने की है। तो उपमा और रूपक अलंकारों का प्रयोग इसमें किया गया है। ठीक है, तो इतना आप आज पढ़ेंगे, फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इससे ज़्यादा इसको कंटिन्यू करेंगे तो एक तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, फिर आप भी पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, लिखते लिखते थक जाते हैं, है ना। ये सब चीज़ें बेचा हम लोग महसूस करते हैं। तो और फिर दूसरा उसका टॉपिक भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक जो पोयम आपने पढ़ी है उसमें व्यक्ति के वैज्ञानिक और औद्योगिक प्रगति की बात है, जबकि इसके आगे पोयम में उसकी आध्यात्मिक और भावनात्मक प्रगति की बात है। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, सो इसको आप लिखिए। ये जो पैराग्राफ्स मैंने इधर आपको पढ़ाए हैं, जितने भी पैराग्राफ्स आपके कंप्लीट किए हैं मैंने पोयम में, 1 2 3 4 5 6
6 पैराग्राफ्स मैंने आपके कंप्लीट किए हैं, 7, 8, 9, 10 पैराग्राफ्स इसमें है। तो नेक्स्ट टर्न पे या नेक्स्ट वीक आपका ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 1 से 2 टर्न लगेंगे इसको कंप्लीट होने में, क्योंकि बड़ा चैप्टर है। और एक चीज़ और कि ये कटी हुई रिड्यूस सिलेबस में काटा नहीं गया है, जबकि मुझे तो लग रहा था कि शायद ये चैप्टर काट दिया जाएगा, लेकिन काटा नहीं गया है। तो बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, क्योंकि ये एक सॉलिड चीज़ को लेकर के ये एक चैप्टर लिखा गया है, सॉलिड और दृढ़ भावना को लेकर के लिखा गया है कि मनुष्य केवल आर्थिक और पैसे से ही अमीर ना हो, बल्कि दिल और आत्मा से भी अमीर हो। तो मुझे लगता है कि ये बोर्ड में भी ज़रूर आना चाहिए। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से तैयार करिएगा बेटा, और इसका यहाँ तक का नोट्स आप कंप्लीट करिएगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।